प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उमर, खास करके उमर और जो उसकी टीम है, वो इस बात को मानते हैं अगर हमने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ किया तो हमारी हालत वही हो जाएगी जो पीडीपी की हुई। तो अब कंपल्शंस बड़ी हैं। उसी का रिजल्ट ये है कि जो कश्मीर में आप लीडरशिप बड़ी बोल्ड देखते थे, डरती नहीं थी, कुछ भी बोल देती थी, आज हम देखते हैं बड़ी मीक सी है, बड़ी कमजोर सी है, बड़ी कंफ्यूज्ड है। उन्हें मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि किस रास्ते पर चल के हम आगे चले। और उमर जो है ऑलमोस्ट एवरी वीक वो अपने एमएलए को सलाह देता है। कश्मीर में 2018 के पहले थी, वो नहीं है अब। ठीक, अब वो नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस रास्ते पर चलना है। अगर हम ये बोलेंगे तो ये हो सकता है, हम ये बोलेंगे तो ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको इशारा दिया कि मत बोलो, आप अपने लोगों को मत, खामोश रहो, स्टेटहुड नहीं मिलेगी। ठीक, और अगर स्टेटहुड जब मिल जाएगी तो फिर हम करेंगे ना। हमारा एजेंडा तो वही है। उमर अब्दुल्ला जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर बात बोली, बट बिटवीन द लाइन्स बोली। कर्नाटक का पर्सन है, उन्हें पता है कि ये अमित शाह और मोदी हैं, ये तो जिन्होंने 370 को तोड़ा है और जिन्होंने स्टेट को ही तोड़ दिया है और यूटी बना दिया है, तो वो आसानी से तो ना देंगे स्टेटहुड और ना ही कुछ देंगे। तो उमर फारूक भी जानते हैं, उमर भी जानते हैं कि अपोजिशन जो वो नहीं है। जब कभी जहाँ पे मनमोहन सिंह होते थे, जब कोई वाजपेयी होते थे, अब तो वो पोजीशन है नहीं। अब तो मोदी शाह उनका राज है, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलो अगर कुछ लेना है तो ना मैं लीडर तब बनूंगा जब मैं जो जम्मू का सेंटिमेंट है, मैं अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करूंगा, उसे आर्टिकुलेट करूंगा। और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी आई तो मैं उनको सरमाउंट करने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए मेरे को मार भी खानी पड़े तो मैं मार भी खाऊंगा। ऐसी पोजीशन तो है नहीं ना। दिल्ली की पॉलिसी ये रही, चाहे उसमें बीजेपी हो, या आप मानो एक बार 2002 में एक ऐसा मौका आया जब आरएसएस ने एक स्टैंड ले लिया कुरुक्षेत्र में कि हमने लद्दाख को भी अलग कर देना है, हमने जम्मू को भी अलग कर देना है। हाँ, मुझे याद है ये ट्राइफर्केशन का फार्मूला आ गया ना 2002 में। बिल्कुल। लेकिन अभी वो फार्मूला बना ही तो जैसे ही इलेक्शन हुए तो फार्मूला गायब हो गया था ना। आपसे फट गए वो। ठीक, तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक जुगल जीता, वो भी 50-60 वोटों से। दिल्ली की बीजेपी या आरएसएस या जनसंघ वो कंफ्यूज थी जम्मू कश्मीर को लेकर, या जम्मू को लेकर बड़ी कंफ्यूज थी। लेकिन 2014 में हालात एकदम बदले और जम्मू का हिंदू जिसको कुछ कभी मिला भी नहीं था, बीजेपी से कुछ भी नहीं मिला था, वो जगदम जो है वो बीजेपी की तरफ चलता है और 25 सीटें जो है वो जीत जाता है। ठीक, बीजेपी या जनसंघ ने कोई जम्मू के लिए खास कुछ किया है नहीं, कर सकते नहीं थे। इसलिए नहीं कर सकते थे, ना तो जो सेंटर में पावर थे, तो जहां तो पावर में आने की कोई कुछ थी नहीं, तो मिस रूल तो नहीं कराना था, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन और उसके बाद आप देखते चलो कि कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस जो है वो 2013 के बाद एक भी हिंदू सीट जम्मू से नहीं जीत पाई है। जम्मू का जो वोटर बीजेपी के साथ है वो उसको वोट तो देता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ऐसा ही रहेगा? कांग्रेस आपको लगता है रिवाइव होगी कभी? बिल्कुल हो नहीं सकती, हो ही नहीं। अब तो सिचुएशन और खराब हो रही है। अब भी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एटीट्यूड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसा हो सकता है। 19 के बाद अगर आप फारूक को देखो, 3-4 ऐसे मौके आए होंगे जब वो थोड़े गुस्से में आए हैं। बिल्कुल, बाई एंड लार्ज वो शांति रहे हैं और उन्होंने उम्र को भी लाइन क्रॉस करने नहीं दी। घर में तो बातचीत होती होगी, हालांकि आपसे बनती भी नहीं है, लेकिन बातचीत तो होती होगी। तो प्रोफेसर हरिओम किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बेहतरीन तारीखदान, यानी इतिहास पर जो नजर प्रोफेसर हरिओम की है, शायद जम्मू संभाग में कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर इनके लेख अलग अलग अखबारों में छपते रहे, पीजी गुरूज में आजकल छप रहे हैं। और लेख नहीं होते, वो रिसर्च पेपर होते हैं और आपको तफसीली तौर पर उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ता है और चीजों को समझना पड़ता है। 370 और 35 को लेकर जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 370 कभी अमेंड होगा, 35A कभी जम्मू कश्मीर से खत्म होगा, तो ये प्रोफेसर हरिओम थे जिन्होंने अपने एक लेख में कहा था कि समय जल्द आएगा
जब ना 370 रहेगा ना 35 रहेगा। अब इस समय 5 अगस्त 2019 के बाद डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू संभाग के 43 एमएलए बने, 47 घाटी के हैं, और एक शोर चारों तरफ हुआ कि अब तो पावर सेंटर गुपकार से शिफ्ट होकर जम्मू आ गया है। अब ये पावर सेंटर जम्मू होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? और एस दुल्लत की किताब, जिसने बवाल मचा दिया है कश्मीर घाटी की राजनीति में, आखिरकार वो किताब में दुल्लत कहना क्या चाहते हैं? बहुत सारी चीजों के आई विटनेस हैं प्रोफेसर हरिओम। इस समय प्रोफेसर हरिओम अपने रिसर्च में और अपनी किताबों को लिखने में व्यस्त हैं, लेकिन हमने समय इनसे मांगा और हमें थोड़ा मिल गया। आइए इनसे बात करें। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 43 एमएलए और असेंबली में आप मुख्य विपक्ष जम्मू है, तो प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइए कि क्या आपको अब मन में शांति है कि वो जो आपकी लड़ाई लंबे समय से थी कि ना पावर सेंटर जम्मू होना चाहिए, इतिहास में भी रहा है, क्या आपको लगता है कि पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है? देखिए, जब 2019 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, एक के बारे में तो आपने जिक्र किया ही, 370 को छोड़िए आप, डिलिमिटेशन को लेकर जो आपने बात की, तो मुझे याद है हम लोग तो कह ही रहे थे कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो पहले नया सेंसस हो और वो फेयर सेंसस हो, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। और अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करोगे तो जम्मू की जो सीटें होंगी वो कश्मीर की सीटों से ज्यादा होगी, क्योंकि जम्मू का एरिया ज्यादा है और जम्मू की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक। हैरानगी तब हुई हमें, हम तो ये कहते ही थे, हैरानगी तब हुई जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। और बीजेपी ने यही लाइन ली कि अगर आप 2011 के बेसिस पे आप करोगे ये सारा एक्सरसाइज तो इससे जम्मू के साथ ज्यादती होगी, ठीक, इंसाफ नहीं होगा। ठीक। तो हम ये चाहते हैं, बीजेपी ये चाहती है कि डिलिमिटेशन जो है पहले नया सेंसस हो उसके बाद हो। तो इसका मतलब है कि बीजेपी इस बात को खुद मानती थी कि अगर जम्मू को पावर सेंटर बनाना है, या पावर सेंटर मानो नहीं बनाना है, ठीक, अगर मानो उसका जो पोलिटिकल स्टेटस जो है अगर वो कश्मीर के ऊपर नहीं हो तो कश्मीर के बराबरी हो, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप फेयर डिलिमिटेशन नहीं कराओगे। और वो तब होगा जब आप नया सेंसस करोगे, वो भी कमरे में बैठ के नहीं, जिसको सेंसस बोलते हैं। ठीक। तो इस वक्त बीजेपी की बड़ी क्लैरिटी थी। ठीक। तो अब आप कहते 43 सीटें मिल गई, उससे क्या होता है? उनके पास 47 है ना, ठीक, 50% से उन्हीं के पास है ना। ठीक, ठीक, ठीक। तो जो जम्मू मतलब नॉर्मली ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो करनी चाहिए। अब जो कश्मीर की डेमोग्राफी वो आपको पता है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करें उतना ही अच्छा है। तो वो 99.99% इज वन कम्युनिटी रीजन। ठीक। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि एशिया होटल में एक सेमिनार था ऑन टेररिज्म, तो फारूक साहब चीफ गेस्ट थे, तो हम भी वहां पे बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे, हमने तो कुछ बोला नहीं। तो फारूक साहब ने बोला, ये सेमिनार कराया था गुलचैन सिंह चाटक ने, तो मैंने कुछ बोला नहीं था। अब फारूक साहब को क्या हुआ मुझे नहीं पता, फारूक साहब बोलते हैं, वो शुरू करते हैं इस बात से, वो अंग्रेजी बोले, मैं अंग्रेजी में नहीं बोला। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर हरिओम को कहने दीजिए जो कहते हैं। पढ़ते हैं इसका मतलब आपको, प्रोफेसर साहब जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए। सच्चाई ये है कि कश्मीर की तरह जम्मू भी हेट्रोजीनस है। ठीक। कश्मीर की तरह जम्मू हेट्रोजीनस है। क्या मतलब हो गया? प्रोपेगेंडा तो ये था कि जम्मू हेट्रोजीनस है, कश्मीर होमोजीनस है। ठीक। हाँ, मैं वहां कुछ बोलता नहीं हूं, और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर वो खुद ही बोल रहे हैं ये बात। ठीक। तो मैं, आपने जो बात कही, तो जहां तक कश्मीर की बात है, वहां तो सबको पता है कि डेमोग्राफी ऐसी है कि वहां पे कोई दूसरा कोई जीत के आ जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे बताइएगा कि 28 एमएलए हैं आपके पास, जो गनगरज असेंबली के अंदर सुनाई देनी चाहिए,
जिस तरह का शोर, जिस तरह का हंगामा जम्मू के को लेकर होना, जम्मू संभाग को लेकर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को लेकर, आप विपक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी अब घाटी में है। एक तो वो नहीं सुनाई दे रहा, और दूसरा मेरा पावर सेंटर से मतलब ये था कि जितने एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं उससे 14 एमएलए ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास केवल इसलिए हैं क्योंकि घाटी में एक हवा चली और वन साइडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा, और अगर नहीं चलती हवा वो भी 28 पे ही होता, तो भी वोट बीजेपी की ज्यादा है। हाँ, तो लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वोट ज्यादा आपके, और दिल्ली की कोशिश भी ये कि टू गिव एन इंप्रेशन दैट नाउ जम्मू इज एट पार विद कश्मीर। तो क्या लीडरशिप की कमी है, या लीडर मौजूद हैं और दिल्ली ने इतना उनको अपने दबाव में रखा है कि बेचारे बोल नहीं पाते, या कोई और वजह? मुझे लगता है और ये हमारी शिकायत भी है कि मानो मैंने 2 मार्च 1990 से लिखना शुरू किया और सेपरेट स्टेट को लेकर लिखना शुरू किया, और ये कहते हुए लिखना शुरू किया कि जब तक जम्मू जो है उसको अलग डिस्पेंसेशन नहीं मिलती, क्योंकि कश्मीर में एक पॉलिटिक्स एक खास तरह की है, जब तक वो पॉलिटिक्स रहेगी जम्मू जो है उसके साथ जो है ज्यादती होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा, सब कुछ होगा। तो जब तक जम्मू को एक अलग तरह की डिस्पेंसेशन नहीं दी जाती तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और हमारी ये भी शिकायत लगातार रही कि जो पॉलिसी प्लानर्स दिल्ली में हैं वो किसी भी गवर्नमेंट में रहे हैं, अभी यही पोजीशन बाई एंड लार्ज रही, अब भी यही पोजीशन है। तो उसमें यह था कि जब आप प्रॉब्लम को होलिस्टिकली एनालाइज नहीं करोगे, जब आप जो रीजन जो जहाँ पे प्रॉब्लम है, जब आप वहाँ की ये जो मूव चल रही है उसकी सोशल कंपोजिशन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो स्टडी नहीं करोगे। दूसरा जो रीजन्स हैं बाकी, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, आपने इस बात को तो रियलाइज कर लिया, कांग्रेस ने भी कि जो लद्दाखी बुद्धिस्ट हैं उनकी सोच अलग है और उनकी जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपने उनको यूनिटी दे दिया। मतलब वहां पे कांग्रेस भी एक है, वहां पे बीजेपी भी एक है। लेकिन जब आप जम्मू पे आते हो तो आप बोलते हो अगर आपने जम्मू को कश्मीर से अलग किया, यू आर गिविंग कश्मीर ऑन प्लेटर टू पाकिस्तान। जो शेख साहब भी चाहते थे कभी कि जम्मू अलग हो जाए, और शेख साहब भी चाहते जी। आर यू श्योर? जी 1977 में जब कांग्रेस ने सपोर्ट खींची तो बनहाल टनल पे बोला गुड बाय जम्मू, शेख अब्दुल्ला बोले। जी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कहते हैं कि हिंदू शेख अब्दुल्ला का क्या कहते हैं मैसेज हिंदू मुस्लिम सिख के था, वो बहुत बड़ा पुराना नारा है, उसको छोड़िए आप, तो हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं वो। तो आपने लद्दाख के बारे में उनकी बात मान ली, और उसमें कांग्रेस भी एक है, उसमें लेफ्ट भी एक है, उसमें बीजेपी भी एक है। लेकिन जब जम्मू की बारी आती है तो आप ये बोलते हो कि अगर जम्मू को आपने कश्मीर से अलग किया तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। भाई कैसे? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जम्मू का कोई भी बंदा, मुस्लिम से इंक्लूडेड, मेरी बात नोट करिए आप, ठीक, जम्मू की जितनी पॉपुलेशन है जम्मू के मुसलमान भी कश्मीर में नहीं हैं, जो मेरी बात में चलिए, बहुत कम होंगे, लिमिटेड, अच्छा, हंड्रेड्स, ठीक, जहाँ पे भी नहीं, क्या रखना, जहाँ पे भी नहीं। जब हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये क्या हिंदू की बात करते हैं, नहीं, आप वहां पर जाइए, कश्मीर में स्टडी करिए आप, आपको वहां पर जम्मू का मुसलमान भी नहीं मिलेगा, बहुत कम, जैसे हिंदू कोई मिल जाएगा अचानक। तो वहां पे 1947 के बाद ही उन्होंने ये प्रोसेस ऑफ पर्जिंग शुरू किया था, और शेख साहब ने शुरू किया, मुसलमान भी निकाले, हिंदू भी निकाले, क्योंकि मुसलमानों के साथ कश्मीर, जो जम्मू का मुसलमान था, उनकी कश्मीर की मुस्लिम लीडरशिप से नहीं बनती थी, एक हिस्टोरिकल एंटागोनिज्म था। अच्छा, कश्मीर का मुसलमान बोलता था, शेख बोलता था कि जो जम्मू का मुसलमान है ये एंटी मूवमेंट है, ये डोगरों के साथ चलता है, ये हरि सिंह के साथ चलता है। तो इसलिए जब शेख पावर में आए 1947 में, तो जो पर्जिंग हुई उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं निकाले गए, उसमें मुसलमानों के लिए भी कंडीशन ऐसी, जो जम्मू के मुसलमान थे, ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई, वो भी छोड़ के जम्मू में जो आगे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तो आपका कहने का मतलब प्रोफेसर साहब ये है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई अब आपको अगर पावर सेंटर बना दिया गया, आपके पास लीडरशिप नहीं है जो पावर सेंटर को चला सके, या अभी आपको लगता है कि कोई तब्दीली नहीं हो सकती तब तक जब तक स्टेटहुड जम्मू को नहीं? पहली बात यह है कि दिल्ली क्लियर नहीं है,
दिल्ली क्लियर नहीं। दिल्ली जब अगर आप ये बोलते हो कि भाई अगर आप जम्मू कश्मीर से अलग करोगे तो कश्मीर पाकिस्तान बन जाएगा, आपने लद्दाख इतना बड़ा एरिया आपने वो अलग कर दिया, तो जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बना है। ये दो, एक स्टेट एक रीजन उसके 3 खिते, ये हो नहीं सकता कि लद्दाख के लिए आपकी अप्रोच अलग होगी, जम्मू को लेकर आपकी अप्रोच अलग होगी और कश्मीर के लिए आपकी अप्रोच अलग होगी। वो हो नहीं सकता है। प्रोफेसर, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि आप जो मर्जी वो करिए, जम्मू कोई पावर सेंटर तब तक नहीं बनेगा जब तक आप स्टेटहुड नहीं देते, जम्मू को अलग नहीं करते। उसका फायदा भी है। अच्छा, मतलब आप कहते हो कि इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीबॉडी इफ यू मेक जम्मू पावर सेंटर विद इन जम्मू एंड कश्मीर। उसका फायदा जो है वो कश्मीर को भी है, वो जम्मू को भी है, सेपरेट स्टेट का। हाँ, मतलब आप नहीं मानते कि कोई एम्पावरमेंट जम्मू की, और आप आज भी नहीं मानते कोई जम्मू पावर सेंटर नहीं बना है, अभी भी पावर सेंटर गुपकार है। खैर गुपकार तो खत्म हो गया। उसको गुपकार का मतलब गुपकार रोड। हाँ वो ठीक है, वो वहां तो गुपकार रोड के ऊपर ही सब है ना। अब पावर सेंटर वो है कि नहीं है, मैं मतलब ये तो एक इट्स अ क्वेश्चन मार्क है, वो क्या है। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जम्मू और लद्दाख जब तक ये दोनों आप इनको जोड़ के रखोगे ये कंफ्लिक्ट एग्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा, अभी आपने जरूर कहा कि बीजेपी के 28 MLA हैं, तो क्या रोल है, आपने कहा ना। बिल्कुल, मैंने कहा रोल तो है। हाँ। इस असेंबली में जैसा भी रोल रहा, आफ्टर ऑल एनसी और जो दूसरे जो पार्टियां थी उनको नाको चने तो बीजेपी नहीं चुकाए। ठीक बात। दिल्ली उनके पीछे है। ठीक, दिल्ली उनके पीछे है। ठीक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी की भी। ठीक, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक। तो असेंबली में जब आप रोल स्टडी करोगे, अगर आप देखोगे जो सबसे इफेक्टिव रोल है, थोड़ा बोला लेकिन बड़ा इफेक्टिव बोला, वो तो किसी बीजेपी वाले नहीं बोला है। बड़ा इफेक्टिव और थोड़ा बोला, ज्यादा नहीं बोला, नपा तुला हाँ। और बड़ा इफेक्टिव था। और जो कश्मीर की लीडरशिप थी वो डिसआर्म हुई है। क्या रखना हो, जो डिसआर्म हुई है। दिस इज अ बिग थिंग दैट यू आर सेइंग। डिसआर्म हुई है मुकम्मल तौर। मैं नॉर्मली बीजेपी के बारे में मेरी राय दूसरी होती है। आई एग्री विद यू, और आपकी राय मुझे पता, मेरी राय दूसरी होती है। हाँ। लेकिन इस बार जो बीजेपी का जितना भी रोल रहा वो इफेक्टिव था। इफेक्टिव, एंड यू से कि कश्मीरी लीडरशिप डिसआर्म हुई है। डिसआर्म होने के कारण भी हैं कि अब कश्मीरी लीडरशिप वो तो है नहीं। अब वो कौन सी? वो दिल्ली कहाँ स्टेटहुड होती थी, लॉ डिपार्टमेंट अपना, होम डिपार्टमेंट अपना, हर चीज अपनी, और तो वो बात है नहीं। ठीक। कोई भी गवर्नमेंट जिसके पास ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल नहीं हो, ठीक, वो डिपार्टमेंट, वो गवर्नमेंट जिसके पास होम डिपार्टमेंट नहीं हो, ठीक, वो गवर्नमेंट नहीं होती। अच्छा, वो गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है, वो गवर्नमेंट नहीं होती। दूसरा, वो गवर्नमेंट जिसने इवन फाइनेंशियल मैटर्स में भी एलजी के पास जाना पड़े मोहर लगवाने के लिए, जब वो स्टैंप लगे तो आपने आगे बढ़ना है। तो यस, इट इज गवर्नमेंट, ठीक, इट इज ए गवर्नमेंट, लेकिन ये वो गवर्नमेंट नहीं है। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट जो होती ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं। एक ही बात बताता हूँ आपको। इसी असेंबली में अगर आप रोल स्टडी करो इनका, एनसी का, उम्र के एमएलएस का, ऑन ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग ये जो वक्फ का बिल, आपने क्या देखा कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सही बात। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, पता ही नहीं है। ठीक। दूसरा, आपकी लड़ाई दिल्ली के साथ है। ठीक, बिल्कुल। आप जो दिल्ली में सरकार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी मिलजुली की सरकार नहीं है। ठीक, ये उसकी सरकार है जिन्होंने 370 को हटाया है। बिल्कुल। ये उनकी सरकार है जिन्होंने 35 को हटाया है। ये उनकी सरकार है जिन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है। ये वो सरकार है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। ये वो सरकार है। ठीक, तो आप उसके साथ मुकाबला कर रहे हो। उस जब आप बोलते हो आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, और आप एक प्राइवेट
मीटिंग इन कैमरा भी करते हो, वो बातें बाहर आ जाती हैं और आप बोलते हो, आप अपने एमएलए के साथ मीटिंग करते हो, वो भी बात बाहर आ जाती है और बोलते हो आप ऐसा मत बोलो, स्टेटहुड का मामला है, खामोश रहो, खामोश रहो। तो जब ये सारी बातें बाहर आती हैं तो ऐसे तो बात चलती नहीं। तो मैं अपना ये कहना है, सो यू वांट से बीजेपी इज इफेक्टिव, लेट अस नॉट से बीजेपी इज नॉट इफेक्टिव। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटर इज इफेक्टिव, सेंटर इज इफेक्टिव, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्या इस बात को आप मानते हैं कि जम्मू संभाग में एक बड़े लीडर पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कद के लीडर की आज भी आप कमी महसूस करते हैं? देखिए, लीडरशिप तब बनती है जब उसको दिल्ली से सपोर्ट हो। मैं ओवरनाइट लीडर बन सकता हूं, मैं ओवरनाइट, रात को आप ओवरनाइट, ओवरनाइट वो तब हो सकता है जब दिल्ली बड़ी क्लियर हो और इफेक्टिवली आपको सपोर्ट करे, और दिल्ली का गोल बड़ा क्लियर हो, वहां कंफ्यूजन कोई ना हो, ठीक, और टारगेट हो, हमने ये करना है, हमें ये अचीव करना। आपने सब कुछ कर तो दिया, उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपने स्टेट को तोड़ा है ना, हाँ, आपने 370 को तोड़ा है, ठीक, आपने 35 को तोड़ा है, आपने यूटी बनाया है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो तो ना बदला है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वही है, वो तो वही है ना, ठीक है। तो जब तक आप वो नहीं बदलोगे तो ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। ये सच है कि आज की डेट में कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं कब की बात कर रहा हूं, 1847 से लेकर 1847 से लेकर जी, कश्मीर में स्ट्रगल जो है 1847, this is a big statement that you are making. You are including in it the time period of महाराजा। कश्मीर में स्ट्रगल जो है वो 1847 से है, ठीक। कश्मीर में बड़े बड़े जम्मू कश्मीर कमीशन बड़े बड़े पहले बन चुके हैं, 178 साल में आप ये कह रहे हैं पहली बार। जी 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 जी। और क्या क्या यहाँ पे हुआ 1913 1924, उसके बाद क्या क्या हुआ और फिर क्या क्या होता रहा, कैसे दिल्ली को जो झुकाते रहे, क्या दिल्ली खुद झुक जाती रही, इसको छोड़िए आप। लेकिन जो लीडरशिप कश्मीर में 2018 के पहले थी वो नहीं है अब, ठीक, अब वो नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस रास्ते पर चलना है। अगर हम ये बोलेंगे तो ये हो सकता है, हम ये बोलेंगे तो ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको इशारा दिया कि मत बोलो, आप अपने लोगों को मत, खामोश रहो, स्टेटहुड नहीं मिलेगी, ठीक। और अगर स्टेटहुड जब मिल जाएगी तो फिर हम करेंगे ना, हमारा एजेंडा तो वही है। उमर अब्दुल्ला जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर बात बोली, बट बिटवीन द लाइन्स बोली, ठीक, बिल्कुल, ऐसा कुछ है नहीं कि उन्होंने नहीं बोला है। अब तमिलनाडु का प्रश्न है, उन्हें पता है कि ये अमित शाह और मोदी हैं, ये तो जिन्होंने 370 को तोड़ा है और जिन्होंने स्टेट को ही तोड़ दिया है और यूटी बना दिया है, तो वो आसानी से तो ना देंगे स्टेटहुड और ना ही कुछ देंगे। तो उमर फारूक भी जानते हैं, उमर भी जानते हैं कि अपोजिशन जो वो नहीं है। जब कभी जहाँ पे मनमोहन सिंह होते थे, जब कोई वाजपेयी होते थे, अब तो वो पोजीशन है नहीं, अब तो मोदी शाह उनका राज है, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलो अगर कुछ लेना है तो वो मैच्योरिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पढ़े लिखे हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम उम्र को जानते हैं, मतलब मीडियम में भी जानते हैं को पॉलिटिक्स में सोफिस्टिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिल्कुल, जो फारूक अब्दुल्ला भी हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, बिल्कुल, उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से, तो जहाँ तक बोला भाई जाओ पीओ लेकर जाओ, वहाँ ट्रेनिंग लो, आर्म ट्रेनिंग लो, हमने लड़ाई लड़ी दिल्ली के खिलाफ, बोला ना हर जगह, जब अपने बाप की मज़ार पे बोला ना कि भाई वहाँ चले जाओ, आर्म्स ट्रेनिंग लो, बोला। लेकिन उसके बाद जैसे वो जम्मू आते हैं लैंग्वेज बदल देते हैं, दिल्ली जाते हैं तो कुछ और ही बातें बोलते हैं। नहीं प्रोफेसर, मैं इस सवाल पर था कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा के बाद क्या आप ये मानते हैं कि जम्मू में एक लीडरशिप का वैक्यूम है, और जैसा आपने कहा कि दिस वैक्यूम इज प्राइमरली बिकॉज दिल्ली किसी जम्मू की लीडरशिप के पीछे खड़े होने के लिए तैयार है। लीडरशिप जो है लीडरशिप कब बनती है, जब उसका गोल हो। बिल्कुल, मतलब हरिओम खड़े हो जाएं, मैं लीडर हूँ, जो बात बनेगी ना, मैं लीडर तब बनूंगा जब मैं जो जम्मू का सेंटिमेंट है, मैं अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करूंगा, उसे आर्टिकुलेट करूंगा, और अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी आई तो मैं उनको सरमाउंट करने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए मेरे को मार भी खानी पड़े तो मैं मार भी खाऊंगा। ऐसी पोजीशन तो है नहीं ना। अच्छा, जम्मू में ऐसी पोजीशन तो कभी बनी ही नहीं। बनी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि
दिल्ली की पॉलिसी ये रही, चाहे उसमें बीजेपी हो, या आप मानो एक बार 2002 में एक ऐसा मौका आया जब आरएसएस ने एक स्टैंड ले लिया कुरुक्षेत्र में कि हमने लद्दाख को भी अलग कर देना है, हमने जम्मू को भी अलग कर देना है। हाँ, मुझे याद है ये ट्राइफर्केशन का फार्मूला आ गया ना 2002 में। बिल्कुल। लेकिन अभी वो फार्मूला बना ही तो जैसे इलेक्शन हुए तो फार्मूला गायब हो गया था ना, आपस में फट गए वो। ठीक। तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक जुगल जीता वो भी 50-60 वोटों से, और एक दूसरा जीता जम्मू स्टेट मोर्चा का जो बशना के जो है वो दरअसल। तो जब तक क्लैरिटी नहीं हो लोग आपके साथ चलते नहीं। हाँ, ये बात सच है कि 2014 के बाद द राइज ऑफ मोदी एंड अमित शाह, राइज ऑफ मोदी हमेशा तो बाद में आए ना, अपने प्रेसिडेंट चाहे थे लेकिन मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं। राइज ऑफ मोदी जो है उन्होंने जो जम्मू का साहिब का ऑब्जेक्ट पर, मतलब नॉर्मली कम्युनल लाइन से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक खास एक कम्युनिटी वो मोदी के इन्फ्लुएंस में तो थी ही। हाँ। उसका रिजल्ट ये हो गया कि आपने 2014 में इलेक्शन हुए तो आपने सरकार बना ली। वो गलती थी, मोदी इस बात को माने, मोदी इस बात को माने कि जे मिलजुल सरकार, जे खिचड़ी सरकार जब बनारस में उन्होंने कहा था जब उनको तोड़ा था, तो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि दिल्ली की बीजेपी या आरएसएस या जनसंघ वो कंफ्यूज थी जम्मू कश्मीर को लेकर, या जम्मू को लेकर बड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन 2014 में हालात एकदम बदले और जम्मू का हिंदू जिसको कुछ कभी मिला भी नहीं था, बीजेपी से कुछ भी नहीं मिला था, वो जगदम जो है वो बीजेपी की तरफ चलता है और 25 सीटें जो है वो जीत जाता है। ठीक। और सीटें जीता वो पावर में भी आ जाता है। हालांकि कैसे क्यों आए, पावर में आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 25 सीटें। और जो एमपी जो है वो तो पहले से जीत रहे थे। ठीक। वो बैल बिश्नोई जीत रहे थे, चंबला गुप्ता तो कई बार जीते, वो कई देर से जीत रहे थे। तो वो जम्मू जहां कभी बीजेपी 2, 3, 1 सीट जीती थी, 8 मैक्सिमम 11 मैक्सिमम जब हम लोग ने एजिटेशन की थी अमरनाथ लैंड रो, 11 सीटें आई थी। लेकिन वो उसको मैं एवरेशन बोलता हूँ, वो 11 सीटें एवरेशन थी। सच्चाई है 8 सीटें जो थी वो जनता पार्टी के टाइम में, जनता पार्टी के बीजेपी की सीटें नहीं आई थी। तो इनकी सीटें 2, 4, 5 इतनी सीटें आती थी, 3 एमएलए 4 एमएलए बन जाते, इतनी आती थी। अच्छा, तो आपने 25 एमएलए आपके आए, जबकि बीजेपी या जनसंघ ने कोई जम्मू के लिए खास कुछ किया है नहीं, कर सकते नहीं थे। इसलिए नहीं कर सकते थे, ना तो जो सेंटर में पावर थे, तो जहां तो पावर में आने की कोई कुछ थी नहीं, तो मिस रूल तो नहीं कराना था, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन और उसके बाद आप देखते चलो कि कांग्रेस जो है वो 2013 के बाद एक भी हिंदू सीट जम्मू से नहीं जीत पाई है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जम्मू का जो वोटर बीजेपी के साथ है वो उसको वोट तो देता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ऐसा ही रहेगा? कांग्रेस आपको लगता है रिवाइव होगी कभी? बिल्कुल हो नहीं सकती, हो ही नहीं। अब तो सिचुएशन और खराब हो रही है। अब ये जो राहुल गांधी की जो लीडरशिप जो है, जो इन्होंने नया जो इन्होंने स्टैंड लिया है, उससे तो सिचुएशन जो है वो और खराब हो रही है। So you believe बीजेपी जम्मू कश्मीर में अब एक लंबे समय तक है? बीजेपी जब तक मोदी शाह हैं तब तो है ही है। मैं बात करूंगा। ठीक। अच्छा प्रोफेसर, अब ये तो आ गया, यहाँ तक हम आ गए। अब आपसे ये समझना चाहता हूं मैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होगा। अब मेरी बात कल पीडीपी के प्रवक्ता फिरदौस टाक से, उन्होंने मुझे कहा कि एएस दुल्लत की किताब जो आई है, जो हमारे पास है, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, तो उन्होंने कहा है कि ये किताब इसलिए इस वक्त आई है ताकि फाउंडेशन लेकी जा सके नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अलायंस की। क्या आप 2029 से पहले जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप कैसा देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगले 4 सालों में क्या संभावनाएं हैं? इस सरकार को क्या मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होगा, या आपको लगता है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बना लेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता, वो कह नहीं सकते। और ये भी सच है कि अगर जो देवेंद्र राणा के जो इंटरव्यूज आए, जिसमें फारूक भी थे, जिसमें ये सारे थे,
और जो उनकी दिल्ली में मीटिंग्स हुई, ये तो सरकार बनाना चाहते थे बीजेपी के साथ 2014 में। अब वो क्यों नहीं बनी, क्या कारण बने, वो तो अरुण जेटली को ज़्यादा पता है, वो तो अब है भी नहीं। लेकिन ये तो सच्चाई है कि पूरी कोशिश की गई थी कि सरकार जो है वो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन जाए, और ये तक कह दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नेचुरल अलाय, वो नहीं बने। अब भी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एटीट्यूड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैसा हो सकता है, लेकिन 2019 के बाद अगर आप फारूक को देखो, 3-4 ऐसे मौके आए होंगे जब वो थोड़े गुस्से में आए हैं। बिल्कुल, बाई एंड लार्ज वो शांति रहे हैं, और उन्होंने उम्र को भी लाइन क्रॉस करने नहीं दी। घर में तो बातचीत होती होगी, हालांकि आपसे बनती भी नहीं है, लेकिन बातचीत तो होती होगी। तो ये जो दुल्त की किताबें जो हैं, तो अगर ये वाली किताब भी जो है, अगर बिटवीन द लाइन्स पढ़ा जाए, आप पढ़ रहे हैं बिटवीन द लाइन्स, बिकॉज़ आई नीड टू अंडरस्टैंड योर बिटवीन द लाइन्स अगर पढ़ा जाए, तो एक जिसको अब एक स्ट्रीक, शायद, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उमर, खास करके उमर और जो उसकी टीम है, वो इस बात को मानते हैं अगर हमने दोबारा बीजेपी के साथ हाथ किया, तो हमारी हालत वही हो जाएगी जो पीडीपी की हुई। तो अब कंपल्शंस बड़ी हैं, उसी का रिजल्ट ये है कि जो कश्मीर में आप लीडरशिप बड़ी बोल्ड देखते थे, डरती नहीं थी, कुछ भी बोल देती थी, आज हम देखते हैं बड़ी मीक सी है, बड़ी कमजोर सी है, बड़ी कंफ्यूज्ड है, उन्हें मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि किस रास्ते पर चल के हम आगे चले। और उमर जो है ऑलमोस्ट एवरी वीक वो अपने एमएलए को सलाह देता है। अगर आप इसका देख रहे होंगे तो उमर अब्दुल्ला की जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें गुस्सा भी है, उसमें दिल्ली के साथ बगावत की थोड़ी बू भी है, लेकिन साथ ही साथ एनसी के एमएलए उनको एक सलाह भी है कि ज़्यादा बोलने की जरूरत, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो जो हमारा असली मुद्दा है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। वो मुद्दा क्या है वो आप ही जानते हो। तो इसका मतलब वो क्या कि दुल्लत की किताब किस वक्त आना? देखिए दुल्लत है वो, मेरे से 5 साल बड़ा है, ही इज 85। अच्छा, but you have had some interactions with him? No, I have no interaction. मेरे otherwise मैं कहूँगा इसको मैंने फॉलो किया, इसको मैंने बड़ा लिखा हुआ है इस पे, तो दुल्लत तो ऐसे नहीं लिखता है, सोच समझ के लिखता है। और आपको लगता है कि फारूक साहब के साथ बातचीत भी? आप मानिए एक ही पैरा मानिए, बाकी बड़ा कुछ है। अब एक ही पैरा लिखा ना इसमें, जिसमें उसने ये कहा कि जो फारूक साहब हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमें कॉन्फ्रेंस में ले लिया होता तो हम इसको एब्रोगेट करवा देते। ठीक बात, ये बहुत बड़ी बात है। आपने क्या किया इस बात को कह के? आपने इस बात को ये कह के, आप चाहे आप दुल्हन को गालियां दो, उसने काम कर दिया, उसने अपना काम कर दिया, दिल्ली के लिए किया ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और दूसरी बात है कि जो उमर, हालांकि उमर को कुछ बोलना चाहिए था और बोल गया, और उमर ने जब महबूबा ने रिएक्ट किया कि जो दुल्हन ने लिखा तो हमें तो कोई हैरानी होती है, ऐसा होता ही, ऐसा इन्होंने किया, ऐसा ही उमर। अब उमर का उसने बोला वो पूरा छपा नहीं, लेकिन जो छपा उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती इस बात को मानती हैं कि जो दुल्हन ने हमारे बारे में लिखा वो ठीक है, तो क्या वो इस बात को मानती हैं कि जो दुल्हन ने मुफ्ती के बारे में लिखा वो ठीक है? अब आगे इसका अगर बोला कुछ नहीं, ठीक, जब कुछ बोलते ना। अरे किताब किसको फेवर करती? दिल्ली के लिए मददगार साबित होगी या अब्दुल्ला फैमिली का के लिए? देखिए दिल्ली को तो हमेशा सूट करता है, खास करके इनको, बाकियों को नहीं। अब कोई दिल्ली में जैसे मानो गवर्नमेंट बीजेपी टाइप या गवर्नमेंट मोदी टाइप, उनको तो यही सूट करेगा कि जो जम्मू कश्मीर सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है, फ्रंटियर रीजन है, गड़बड़ होती रहती है, कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे जो सरकार है वो हमारी तरफ देखे, ठीक, हमारी तरफ देखे, वो ऐसे बिहेव नहीं करे जैसे स्टेट विद इन स्टेट है, जैसे 2018 तक होता रहा। 2018 तक जो स्टेट थी J&K, इट वाज अ स्टेट विद इन स्टेट। 2018 के बाद ये कुछ भी नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं है। अब जैसे चाहे दिल्ली जो है अपना काम। किताब किसकी मदद कर रही है, दिल्ली वालों की या फारूक अब्दुल्ला की? ये किताब जो है एनसी को भी कर रही है।
वीक कर रही है। ये किताब एनसी को वीक कर रही है। क्यों? आप देखिए, जो कश्मीरी जो आम आदमी है, बड़ा इमोशनल भी है वो। जम्मू कश्मीर में अगर कोई बड़ी इमोशनल कम्युनिटी है तो वो कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी भी है ना। हाँ। हम लोग कितना डिस्कस करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हर चीज़ जो है वो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, और गर्मियों में वो टी स्टॉलों में बैठ के ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। और वहाँ की जो प्रेस जो है, हालांकि अब वो वैसी प्रेस वहाँ पे कश्मीर में रही नहीं, या प्रेस, लेकिन जो दूसरा मीडिया जो है, सोशल मीडिया वहाँ पर जरूर है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसमें तो आप वो बातें दिखती नहीं है। तो कश्मीर वो बातें दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं? देखिए, जब टाइम चेंज होते हैं तो बड़ा कुछ चेंज होता है। तो टाइम के साथ हम कह सकते हैं फारूक भी चेंज हुआ है। टाइम के साथ हम कह सकते हैं कि उमर अंदर से चेंज नहीं हुआ, लेकिन शो करता है, सोफिस्टिकेशन है, शो करता है कि नहीं भाई दिल्ली के साथ चलना। अब जैसे 3 दिन पहले आप थ्रेट दे रहे थे, तो कल आप जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, कल वो साथ वो छोड़िए, कल वो ये कह रहे थे कि हमें दिल्ली के साथ चलना है। तो कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा, वो दिख नहीं रहा है। तो ये किताब जो आई है, जैसे टाइम पे आई है, अब दिल्ली को तो सूट करेगी जरूर। क्योंकि अगर मानो यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो अदरवाइज जिसकी अप्रोच शुरू से बड़ी रेडिकल रही है, शुरू से 2002 से, जब एनसी का प्रेसिडेंट बना, फारूक को अलग हुए, और उसके बाद जब हार शुरू हुई एनसी की, तभी हार शुरू होगी ना। तो तब से आप उम्र की स्टडी, लाइफ की पॉलिटिक्स स्टडी करोगे तो बहुत रेडिकल, दो ही रेडिकल, मतलब मीरबाइज भी इतने रेडिकल नहीं थे। बाकी जिनको आप बोलते हो कि अलगाववादी, मैंने उनको भी कभी इतना रेडिकल समझा नहीं। 2 लोग बड़े रेडिकल निकले, एक उमर, दूसरी महबूबा मुफ्ती, और दोनों को जो आपस में कंपटीशन था उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले तो कंप्रोमाइज़ किया था इन्होंने, एनसी ने, तो क्या रिजल्ट हुआ आप जानते हो। ठीक। फिर कंप्रोमाइज किया महबूबा ने, तो रिजल्ट क्या हुआ, 3 सीटों में आ गए, वो आ गए। एनसी 15 पे ही आई, वही 15 पे आई है। अगर पीडीपी 28 से 3 पे आती है, तो जो एनसी है वो 52 सीटों से 15 पे आई थी। तो जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो बड़ी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। अगर ये प्रेशर चला गया, मैं लोगों को दोष नहीं मनाता, पहले मतलब ये मत कोई ऐसा सोचे कि जब मैं ये कर रहा था, मैं जो आम मुसलमान कश्मीर का, मैं उसके बारे में कोई बात कर रहा हूँ ना। आपने हालात वैसे क्रिएट किए हैं, ठीक, आपने वहाँ पे हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि एक इम्प्रेशन चला जाए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ठीक। तो लेकिन 2019 के बाद हम देखने बल्कि 2018 के बाद देख रहे हैं कि ऐसा तो वहाँ कुछ खास है नहीं। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स आज है, आज ये उनके भी समझ के बाहर है। ठीक। ये दिल्ली की समझ में तो आ सकती है कि उनके पास तो सब कुछ है ना, पावर है, सब कुछ है, उनको पकड़ सकते हैं, उनके पास की सारी फाइलें हैं उनके पास, तभी तो चुप हैं ये, फाइल खोलने की देर है, फाइल खोलने की देर। कहने का मतलब ये है कि मैंने बात की थी 1847, तो मतलब मैंने वो स्टडी सारा किया हुआ है। तो जो आज मैं कश्मीर की पॉलिटिक्स देखता हूँ, ये बिल्कुल उससे हटके है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, जिसको मजबूरी, लाचारी, स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, कॉन्फिडेंस का नहीं होना। 3 दिन पहले आप असेंबली में क्या करते हो, उसके बाद आप 14 तारीख को फारूक साहब भी बयान देते हैं कि जो स्पीकर साहब ने जो स्टैंड लिया वक्फ को लेकर वो ठीक है, उम्र पहले बयान स्टैंड दूसरा लिया, बाद में वो फारूक की बोली बोलते हैं। तो ये मतलब उनको समझ नहीं आ रही है what to do and how to do it, what to do। और हम बोलेंगे तो जो हमारा असली मुद्दा है, असली मुद्दा क्या है उनका, इमीडिएट, वो तो स्टेटहुड है। अगर स्टेटहुड उनको मिल गई तो फिर वो चाहे वो करें जैसे वो पहले किया करते थे। आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, स्टेटहुड कब तक जम्मू कश्मीर को मिलेगी? क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या उसके बाद मिलेगी? मान लीजिए कल अलायंस भी हो जाए, क्या मिलेगी? आप व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए,
मेरा अपना जो मानना है, और दिल्ली की भी सोच मेरे तक ऐसी है कि नहीं है, लेकिन जो कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें रूलिंग पार्टी भी है और अपोजिशन पार्टी भी है और कांग्रेस भी साथ है, ठीक, अगर आप उनके पॉलिटिकल बिहेवियर पे जाओ, या जो बातें वो असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर उन्होंने बातें की हैं, आप पहला सेशन ले लो, आप ये वाला सेशन ले लो, तो जो वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो वहाँ पे हुआ, जो पॉलिटिकल बिहेवियर था, उससे तो बड़ा क्लियर है कि दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और दिल्ली जो है, मोदी और अमित शाह वो उस अपॉर्चुनिटी को उनको दे देंगे, वो मुझे पॉसिबल लगता नहीं है। तो जब तक ये चलेगा ऐसे ही चलेगा, नहीं चलता तो, अगर 4-5 दिन पहले ये जो है पार्टी के स्पोक्सपर्सन, चीफ स्पोक्सपर्सन, वो एमएलए भी हैं, तो वो वर्चुअली दिल्ली को थ्रेट देते हैं, ये कह के कि क्या कहा था इन्होंने, उन्होंने कहा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तनवीर साहब ये कहा था कि ये हमारी वार्निंग वर्ड यूज नहीं किया, ये हमारी लास्ट वो है, अपील बोलो, कुछ भी बोलो, इसी में मेरा आर्टिकल भी है वो बोला। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या बोले, उम्र भी हो जाते हैं कभी कभी, कल कुछ और बोल गए, तो अभी जो अपोजिशन नहीं, वहाँ तो लोग भी एक हैं, वहाँ महबूबा भी एक है, हो गया अब बाकी भी एक ही हैं, लेकिन एनसी जो है, इट इज़ इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। हम किस रास्ते पर चलें तो हम अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब जो एनसी जो है, आज की डेट में ये वैसी मोनोलिथ नहीं है जो कभी मोनोलिथ हुआ करती थी, क्योंकि फारूक चाहे प्रेसिडेंट हैं, फारूक चाहे सब कुछ हैं, लेकिन गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला हैं, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है, गोल सेम है, अप्रोच जो है वो दोनों की डिफरेंट है, वो दोनों की डिफरेंट है। अब ये जो कंट्राडिक्शन जो है, ये कैसे रिकंसाइल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड यू सी नो होप फॉर स्टेट। आई डोंट थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, प्रोफेसर हरिओम ने साफ तौर पर बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि आप चाहे जितना मर्जी खुद को मोल्ड करें, कितना भी अपनी राजनीति को तब्दील करें, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, या वो सब कुछ जो जम्मू कश्मीर से छिना है वो वापस मिलना जरा मुश्किल काम है। और एक बात उन्होंने और कही, जहां तक जम्मू संभाग को एम्पावर करने की बात है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक नई दिल्ली जम्मू संभाग को पूर्ण राज्य के तौर पर देखना न शुरू करे और जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। और इस बात को भी डिसमिस किया कि आप कहते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो घाटी पाकिस्तान चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आपको घाटी को गवर्न करना और आसान होगा अगर आप जम्मू संभाग को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। आने वाले दिनों में राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया है। अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जब इस इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे, उनको समझ आएगा कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने जा रहा है।